आज हमने टॉपिक लिया कार्बन कंपाउंड। क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है। तो इसमें हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे कार्बन की। तो कार्बन पहली रिएक्शन है कंबशन। कार्बन जब भी हम जलाते हैं तो कार्बन अगर बहुत सफिशिएंट अगर ऑक्सीजन है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन जलाने के बाद हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हीट और प्लस लाइट। जैसे मीथेन, जैसे हम घर में जो भी सीएनजी गैस जलाते हैं, घर में जो भी सीएनजी गैस आती है, अगर उसको जलाते हैं मीथेन CH4 को सफिशिएंट ऑक्सीजन में, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस पानी मिलेगा, प्लस हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। वैसे ही अगर हम CH3CH2OH यानी इथेनॉल, तो इथेनॉल को जब जलाएंगे सफिशिएंट ऑक्सीजन में तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस हीट प्लस लाइट। वैसे ही प्रोपेन यानी जो हमारे घर में LPG जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें मेजर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, प्रोपेन ही होता है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। तो अब प्रोपेन को अगर हम जलाएंगे सफिशिएंट ऑक्सीजन में तो हमें CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। तो देखिए फॉर एग्जांपल मीथेन की अगर हम एग्जांपल ले या प्रोपेन की एग्जांपल ले, इवन इथेनॉल की एग्जांपल ले, तो इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो गैस बन के उड़ने वाला है। दूसरा बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है पानी की, जो भी कुछ हार्म नहीं करेगा नेचर को, एनवायरनमेंट को, एंड हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। इसके लिए हम इसको क्या कह सकते हैं, मीथेन हो गया, LPG हो गया, या मीथेन यानी CNG हो गया। तो ये क्या है, क्लीनर फ्यूल है। इथेनॉल है, इथेनॉल को भी हम एज अ फ्यूल में यूज़ करते हैं। पेट्रोल में हम क्या करते हैं, अराउंड 20% उसका मिक्सिंग अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। तो आने वाले दिनों में जो भी हमारा पेट्रोल रहेगा, डीजल रहेगा, तो उसमें इथेनॉल डाला जाएगा। तो जब भी OH ग्रुप डालते हैं तो उसमें कार्बन कंपाउंड में जब OH ग्रुप जुड़ता है तो उसको ही क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन का डबल सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यानी कि अगर हम एक कार्बन निकाले, यहाँ एक कार्बन निकाले, तो देखिए यहाँ का है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड है कि जो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन है या कंपाउंड है, तो उसको क्या कहेंगे, हम इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्लीन फ्यूल रहते हैं और वो एक्चुअली ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। लेकिन ये कब है कि जब आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। वैसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर इवन आप सफिशिएंट ऑक्सीजन में भी जलाएंगे तो भी क्या होगा कि वो एग्जैक्टली येलो फ्लेम देंगे, यानी इनकम्प्लीटली बर्न होंगे। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इवन विथ सफिशिएंट एयर भी क्या करते हैं, इनकम्प्लीटली बर्न होते हैं। तो ये जो है डबल बॉन्ड वाले, इसको अल्कीन ऐसे कहते हैं। ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है इसको अल्काइन ऐसे कहते हैं। इन केस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू बर्न विथ अ येलो फ्लेम यानी कि क्या है कि इनकम्प्लीट कंबशन कह सकते हैं। तो लिमिटेड सप्लाई अगर ऑक्सीजन मिलता है इवन किसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा मीथेन देखा या प्रोपेन देखा, तो इथेनॉल देखा, तो भी वो क्या करेंगे, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑक्सीडेंट क्या है, ऑक्सीडेंट बोलिए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलिए, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में दूसरे सब्सटेंस को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। सब्सटेंसेस विच कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन, उनको ऑक्सीडेंट कहते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे कहा जाता है। इन कंबशन कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज। तो जब भी कार्बन का बर्निंग करते हैं तो क्या होता है, कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में या कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यानी कि इस केस में क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब भी कोई भी एक सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस में अगर हम ऑक्सीजन जोड़े तो ये जो सब्सटेंस है, तो इस सब्सटेंस का क्या कहेंगे हम, ये पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसे हम कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है किसी भी सब्सटेंस में या कंपाउंड में, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इथेनॉल लिया CH3CH2OH एंड उसकी रिएक्शन की हमने अल्कलाइन KMnO4 में, तो KMnO4 क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी ऑक्सीडेंट है। ये क्या देगा, इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन देगा जो इस इथेनॉल में ऐड हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH यानी इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जो इथेनॉल है इसमें क्या ऐड किया है हमने, ऑक्सीजन ऐड किया।
तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये पहले क्या होता है ना, इसमें जब हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये जो KMnO4 होता है इसका पिंकिश कलर रहता है। तो जैसे ही रिएक्शन हो जाता है, अगर उसका आप लिमिटेड क्वांटिटी में अगर डालते हैं KMnO4, तो जो पिंकिश कलर है वो वैनिश हो जाता है। यानी कि क्या कह सकते हैं हम, ये जो O है, ये जो O यहाँ ज्वाइन किया है, तो ये O कहाँ से आया है, तो KMnO4 से आया है। तो इससे भी आप ढूंढ सकते हैं कि इथेनॉल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इथेनॉइक एसिड, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन क्या है, तो मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में और कोई अगर एटम या एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स अगर ज्वाइन करते हैं तो इसको एडिशन रिएक्शन हम ऐसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इथिन की रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड निकेल विद द हाइड्रोजन। हमने इथिन की रिएक्शन की है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और निकेल, तो हमने क्या, ये डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ इस साइड हमें एक हाइड्रोजन, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन। इसको एक्चुअली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऐसे भी कहते हैं, हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन ऐसे भी कहते हैं। तो ये क्या था, तो ये एक्चुअली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप पकड़ लीजिए, ऑयल वगैरह है, तो ऑयल वगैरह को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो इस केस में क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मान लीजिए ये जो क्या सब्सटेंस था, इसमें अगर हमने कोई भी एक आइटम या दो आइटम अगर हमने रिप्लेस कर लिया, हाइड्रोजन के बजाय मान लीजिए दूसरा कोई सब्सटेंस डाल दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे कहेंगे। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। उसकी वजह से ये जो हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं वो जनरली क्या करते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, बहुत रैपिडली रिएक्ट कर लेते हैं। तो दे शो वेरी रैपिड रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो एक्चुअली क्या हो जाता है कि जब भी हम कोई हाइड्रोकार्बन यानी CH4 लिया और उसके रिएक्शन हमने क्लोरीन गैस के साथ कर ली, तो इसमें क्या हो जाता है कि ये जो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है, तो ये एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस किया, क्लोरीन ने रिप्लेस किया, एंड प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिला हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हम रिएक्शन को चालू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट बना है CH3Cl, इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन में और हमने Cl2 अगर ऐड वैसे रिएक्शन चालू रखी तो क्या हो जाएगा, ये इसमें जो एक क्लोरीन था तो इसमें 2 क्लोरीन आ जाएंगे। तो यानी कि उसने और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। और प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा इस केस में हमें, तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। अगर हमने जो डाइक्लोरोमीथेन है, तो डाइक्लोरोमीथेन को वापस रिएक्शन क्लोरीन के साथ चालू रखी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइक्लोरोमीथेन मिल जाएगा हमें, ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस HCl मिल जाएगा। और वही रिएक्शन अगर प्रोसीड किए तो हमने क्या, ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस Cl, तो हमें क्या देगा, टेट्राक्लोरोमीथेन दे देगा। तो टेट्राक्लोरोमीथेन एंड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। तो ये इस रिएक्शन में क्या है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो इसको कहेंगे क्लोरीनेशन रिएक्शन। अगर मान लीजिए इसके बजाय अगर ब्रोमीन ऐड होता था तो ये क्या होता था, ब्रोमिनेशन रिएक्शन इसको कहते थे। बट ब्रोमीन इतना फास्ट रिएक्शन नहीं देता है जितना क्लोरीन देता है सनलाइट में हाइड्रोकार्बन के साथ। तो ये क्या है, CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल। CH3C एक बॉन्ड H के साथ और डबल बॉन्ड O के साथ एंड एक OH, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COOH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो इथेनॉल क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 78 डिग्रीज, यानी 78 डिग्रीज पे वो बर्न भी कर सकता है। जनरली इथेनॉल को हम अल्कोहल ऐसे कहते हैं, अल्कोहल या स्पिरिट ऐसे भी कहते हैं। दवाई में भी हम यूज़ करते हैं, जब इंजेक्शन वगैरह लगाने से पहले भी डॉक्टर जो हमारे जहाँ भी इंजेक्शन देना है उस पार्ट पे स्पिरिट लगाते हैं या अल्कोहल लगाते हैं। तो ये इथेनॉल होता है वो सॉल्युबल रहता है वाटर में, और उसका एक्वेस मीडियम क्या रहता है, न्यूट्रल होता है। एक्चुअली अल्कोहल क्या है कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, अल्कोहल कंजम्पशन इज़ वेरी डेंजरस। फिर भी एक्चुअली क्या है, सोसाइटी में अल्कोहल पिया जाता है या कंज्यूम किया जाता है।
अगर प्योर अल्कोहल को यानी प्योर इथेनॉल को अगर डायरेक्टली पिया जाए, इवन थोड़ा भी क्वांटिटी हो, तो वो लीथल हो सकता है, फैटल हो सकता है, यानी उससे जान जा सकती है। या जो इथेनॉल होता है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसके लिए मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे कफ सिरप है, जैसे टिंचर आयोडीन की बात कर रहे हैं, तो टिंचर आयोडीन क्या है, एक सॉल्यूशन है आयोडीन और इथेनॉल का। तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है, कफ मिक्सचर में, एंड बहुत सारे टॉनिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कंजम्पशन की बात करें मिथेनॉल की, तो ये मिथेनॉल है CH3OH। तो मिथेनॉल बहुत पॉइजनस होता है एक्चुअली। उसका स्ट्रक्चर, उसका जो भी लुक है, तो कैसे दिखता है, वो इथेनॉल जैसा ही दिखता है, लेकिन वो हाईली पॉइजनस होता है। अगर स्मॉल क्वांटिटी भी अगर कंज्यूम की जाए गलती से, तो वो विजन को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि आपकी विजन जा सकती है उसकी वजह से। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में शायद हो तो आपकी जान भी जा सकती है। तो एक्चुअली क्या करते हैं लेबोरेटरी में, जब भी मिथेनॉल लिखा कोई भी इथेनॉल रहता है, तो इथेनॉल कोई पिए ना, इसलिए उसमें मिथेनॉल थोड़ा मिक्स किया जाता है, और उसमें थोड़ा ब्लू कलर का डाई भी डाला जाता है, जिससे वो पता लग जाए कि इसमें मिथेनॉल रखा है, और उसमें डेंजर लिखा भी रहता है। तो इथेनॉल की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करें, तो वो इथेनॉल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। तो जब भी हम सोडियम मेटल को और इथेनॉल को CH3CH2OH को अगर रिएक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट, CH3CH2ONA। तो एक प्रकार का सॉल्ट है, इसको हम सोडियम इथॉक्साइड ऐसे भी कह सकते हैं। तो एंड प्लस हमें इसमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो जब हम अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमें बाय प्रोडक्ट गैस मिलेगी हाइड्रोजन, और हमें जो सॉल्ट मिलेगा उसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड CH3CH2ONA। अगर हमने किसी भी अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया, किसी भी अल्कोहल को, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी ही। यानी कि सारे अल्कोहल रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, और क्या बनाते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड। तो सोडियम अल्कोक्साइड यानी कि RONA कह सकते हैं आप, RONA का हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट मिलेगा। ओके, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन मीन्स जहाँ से पानी रिमूव हो जाता है, ऐसी रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने इथेनॉल लिया, इसमें इथेनॉल को हमने गर्म किया है 170 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें मिला दिया हमने, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाला, तो यहाँ से इस कार्बन से क्या हट जाएगा, तो OH हट जाएगा, और यहाँ से क्या हट जाएगा, तो एक H हट जाएगा, यानी OH प्लस H2O बनाएगा। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड प्लस पानी हमें क्या मिलेगा, तो बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो यानी कि ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ही हम क्या कहते हैं, तो इसको इथिन ऐसे कहते हैं, और पानी मिलता है। तो H2SO4 इस केस में क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि ये इस रिएक्शन में क्या कर लेगा, पानी को रिमूव कर देगा इस केमिकल रिएक्शन में। अगर हमने शुगर केन है, शुगर केन से जो भी हमें मोलेसेस मिलते हैं, यानी कि वो ब्लैकिश कलर का सब्सटेंस जो स्वीट होता है, जब जैगरी बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब मोलेसेस एक बाई प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको अगर हम फर्मेंट करें, तो हमें उससे क्या मिलेगा, अल्कोहल यानी इथेनॉल ऐसा मिलता है। और ये इस इथेनॉल को हम एज फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट के भी अभी रिस्ट्रिक्शन आ गया है कि एटलीस्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग ही फ्यूल, पेट्रोल, डीजल हमें यूज़ करना है आने वाले दिनों में। तो CH3CH2OH यानी इथेनॉल प्लस अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले, तो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे हमें CO2, H2O, हीट एंड लाइट। तो ये क्या है, इसका मतलब इसमें कोई पॉइजनस, हैजर्डस हमें क्या मिल रहा है, बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये क्या है, तो ये एक क्लीन फ्यूल है इथेनॉल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड यानी CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसे कह सकते हैं, या CH3COOH ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। तो इथेनॉइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्रीज आता है, 118 डिग्रीज सेल्सियस आता है। इसको कॉमनली एसिटिक एसिड बोल के हम घर में उसको यूज़ करते हैं। तो एक्वेस सॉल्यूशन उसका एसिडिक रहता है, एसिड है तो ऑब्वियसली एसिडिक ही रहेगा। तो विनेगर क्या है, विनेगर एक प्रिजर्वेटिव है जो पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 5 to 8% क्या होता है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है। तो जो एसिटिक एसिड है, अगर एसिटिक एसिड को अगर हमने डाइल्यूट कर दिया 5 to 8% ही, अगर उसमें सिर्फ एसिटिक एसिड रखा, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम विनेगर कहते हैं, और उसमें वो हम घर में खाने में यूज़ करते हैं उसको फ्लेवर बढ़ाने के लिए।
जो इथेनॉइक एसिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप कोल्ड रीजन में जाएंगे, जैसे यूरोप वगैरह कंट्री में, अमेरिका कंट्री में जाएंगे, तो अगर यहाँ टेम्परेचर अगर 17 डिग्री से नीचे चला जाए तो क्या हो जाता है, ये जो इथेनॉइक एसिड है या विनेगर है वो क्या ये जो है, तो ये क्या हो जाएगा, तो फ्रीज हो जाएगा। तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐसे भी कहते हैं। जो इथेनॉइक एसिड है इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐसे भी कहा जाता है। हम इथेनॉइक एसिड की बात करें तो इथेनॉइक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको ही कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ऐसा कहा जाता है। तो रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो इथेनॉइक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो इथेनॉइक एसिड CH3COOH एंड NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस, यानी अल्कली अगर बेस लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CH3COONA, यानी सोडियम एसीटेट भी कहा सकते हैं इसको, या सोडियम इथेनोएट ऐसे भी उसको कह सकते हैं हम। तो ये क्या है, तो ये पानी है, H2O हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो इथेनॉइक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, अल्कली के साथ, तो हमें मिलेगा सोडियम एसीटेट, जिसको हम सोडियम इथेनोएट ऐसे भी कह सकते हैं, बाय प्रोडक्ट मिलेगा हमें वाटर। तो एसिड और बेस, ये एसिड है ये बेस है, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। तो ये क्या है, तो ये एक सॉल्ट है, तो हमें सॉल्ट रिएक्शन मिलता है, सॉल्ट आउटपुट मिलता है। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे कहते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट, दिस इज नथिंग बट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिटिक एसिड जो है तो उसको हम CH3COH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक वीक एसिड होता है। तो जब एसिटिक एसिड प्लस Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट अगर हम केमिकली रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, CH3COONA, यानी सोडियम एसीटेट कह सकते हैं, सोडियम एसीटेट भी मिलेगा और प्लस हमें पानी मिलेगा एंड प्लस CO2 मिलेगा। वैसे ही अगर हम मान लीजिए इथेनॉइक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस सोडियम एसीटेट मिलेगा, पानी मिलेगा एंड CO2 गैस मिलेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन क्या है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O और ये जो ग्रुप अटैच है, यानी कि ये जो ग्रुप है तो ये इस ग्रुप को क्या कहते हैं, ईस्टर ग्रुप ऐसे कहते हैं। सब्सटेंस हैविंग COO या ईस्टर ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है ईस्टर सब्सटेंस में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल अगर एक साथ आएंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ईस्टर मिलेगा। तो CH3COH यानी इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल अगर हम मिक्स करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे तो, और एसिड एज अ कैटलिस्ट लेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, CH3COO CH2CH3 यानी इथाइल इथेनोएट हमें आउटपुट मिलेगा जो एक ईस्टर है, और प्लस हमें पानी मिलेगा। ईस्टर है स्वीट ऑर्डर, तो ईस्टर की स्वीट स्मेल होती है एंड जो भी फ्रूट्स है, बहुत सारे फ्रूट्स है, इवन फ्लावर्स है, तो उनके पास जो भी ऑर्डर रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईस्टर इन देम। तो उनमें जो भी केमिकल कंपाउंड क्या रहेगा, ईस्टर रहेगा। तो उसकी वजह से जो फ्रूट है, फ्लावर है, उनको क्या रहते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट ऑर्डर या स्मेल आती है। ईस्टर्स आर यूज फॉर मेकिंग फ्रेगरेंस है, तो आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस बनाने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के लिए, अलग अलग खुशबू बनाने के लिए, तो इसका ईस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ईस्टर कंपाउंड का। तो सैफोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, जब भी ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलेगा। तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट ग्रुप यहाँ लिखा है RC, या एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है ये C होना चाहिए। तो RCOONA, RCOONA यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, एंड प्लस हमें अल्कोहल भी मिलेगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सैफोनिफिकेशन ऐसे कह सकते हैं। तो ईस्टर जो है तो ये ईस्टर ग्रुप है। तो ईस्टर ग्रुप क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O फिर O, तो ये ईस्टर ग्रुप है। तो इसमें एग्जैक्टली ये R और ये R', ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसमें से R है या R' है, ये अल्काइल हो सकता है या इवन अराइल भी हो सकता है। अराइल यानी बेंजीन ग्रुप पकड़ लीजिए, तो ये बेंजीन ग्रुप हो सकती है, बट ये हाइड्रोजन नहीं हो सकते हैं। तो ईस्टर ग्रुप में R और R' क्या हो सकता है, अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटम नहीं हो सकते हैं ईस्टर ग्रुप में। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, तो नोन एज अ कार्बन कंपाउंड अबाउट, हमें जितने भी कार्बन कंपाउंड पता है वो अराउंड कितने हैं, 10 लाख के अराउंड है।
तो उसमें से जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 10⁻⁴ यानी कि 10 यूनिफाइड मास से लेके 10⁻12 यूनिफाइड मास या AMU ऐसे इतना उसका मास हो सकता है, यानी बहुत बड़ी बड़ी उसकी लंबी चेन बन सकती है। जब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर, जब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर तो क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। और ये मैक्रोमोलिक्यूल को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमर ऐसे कहते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नथिंग बट अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन। तो जो नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल नेचर में भी हमें क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल हमें नेचर में इजीली अवेलेबल मिलते हैं। जैसे पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो जो पॉलीसैकेराइड है उससे हमें फूड मिलता है, क्लोथिंग मिलता है, शेल्टर मिलता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ये क्या है, तो पॉलीसैकेराइड है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल है कि जो हमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ बॉडी करता है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी स्ट्रक्चर रहता है जनरली वो प्रोटीन से बना रहता है। उनके मूवमेंट में भी मदद करता है, एंड प्लस उनके फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसको भी वो कंट्रोल करता है प्रोटीन। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटी को कंट्रोल करता है एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। रबर की बात करें तो रबर एक नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल है, नेचर में हमें पॉलीमर के फॉर्म में अवेलेबल रहता है नेचुरली। तो मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल कि जो ह्यूमन ने बनाया है फॉर देयर कन्वीनियंस और फॉर देयर यूज़। तो एक्चुअली फर्स्ट जो मैक्रोमोलिक्यूल मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल जो भी बनाए गए थे तो वो एक एज ए अल्टरनेटिव ढूंढे गए थे रबर के लिए और सिल्क के लिए। तो सिल्क जो होता है, सिल्क के क्लॉथ के रिप्लेस करने के लिए रबर के जो भी इक्विपमेंट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई मटेरियल है उसको रिप्लेस करने के लिए फर्स्ट मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाए गए। तो इलास्टोमर्स क्या है कि ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल कंपोनेंट कि जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रबर जैसी हो। तो प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक एक मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमरिक इन नेचर। तो जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, पॉलीमर्स रहेंगे। तो लॉन्ग चेन पॉलीमर से ही मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो पॉलीमरिक रहते हैं, यानी कि लंबी लंबी चेन रहती है। तो पॉलीमर्स क्या है, तो पॉलीमर्स क्या है, दे आर फॉर्म बाय द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट। तो स्मॉल यूनिट को कंटिन्यूसली रिपीट करके पॉलीमर्स बनता है। तो स्मॉल यूनिट्स एक साथ बहुत सारे जुड़ जाते हैं, और स्मॉल यूनिट जो होता है इसमें पॉलीमर में, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोमर ऐसे कहते हैं। तो बहुत सारे मोनोमर एक साथ जुड़कर क्या बनता है, तो पॉलीमर बनता है। उसको ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बहुत सारे मोनोमर एक साथ आके पॉलीमर बनता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है इथिन पकड़ी है, इसको इथाइलिन ऐसे भी कह सकते हैं, इथिन है इथाइलिन। तो बहुत सारे इथाइलिन अगर हमने जोड़ दिए तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, तो पॉलीइथाइलिन मिलेगा। इसमें क्या हो जाता है कि इस साइड में और इस साइड में एक एक बॉन्ड जुड़ जाता है, यहाँ एक बॉन्ड जुड़ जाता है, यहाँ एक बॉन्ड जुड़ जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है तो ये डबल बॉन्ड है वो गायब हो जाता है इसमें। तो ये एक लंबी चेन बनाता है, इसको पॉलीइथाइलिन ऐसे कहते हैं। घर में जो भी हम प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट कैरी बैग यूज़ करते हैं तो उसको हम पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ कुछ पॉलीमर लिखे हैं और उनके मोनोमर लिखे हैं। तो पॉलीइथाइलिन जो हमने यहाँ लिखा है पॉलीइथाइलिन, उसका मोनोमर यहाँ है, किससे बनता है, तो इथाइलिन से बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीस्टीरीन जो होता है, तो पॉलीस्टीरीन स्टाइरिन से बनता है या स्टीरिन से बनता है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक्चुअली ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को एक C अटैच है, यहाँ एक H अटैच है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ एक CH2 है। तो ये ऐसा दिखेगा, और एक्चुअली ये बेंजीन रिंग है। तो ये स्टाइरिन ऐसे दिखेगा। PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, विनाइल क्लोराइड से बनता है, जैसे ClCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये उसका मोनोमर है। उसके बाद है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसमें क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल जो मोनोमर है उसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। कुछ पॉलीमर लिखे, मोनोमर लिखे। तो टेफ्लॉन जो हम घर में नॉन स्टिक कुकवेयर यूज़ करते हैं उसमें टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है। तो उसका मोनोमर होता है टेट्राफ्लूरो, वो नहीं है इधर, टेट्राफ्लूरोइथाइलिन CF2 डबल बॉन्ड CF2, इससे उसका मोनोमर रहता है।
उसके बाद है पॉलीप्रोपाइलिन। तो पॉलीप्रोपाइलिन का जो मोनोमर है वो है प्रोपाइलिन, तो ये है CH3CH11CH2। इफ इन पॉलीमर सिंगल मोनोमर गेट्स रिपीटेड, अगर किसी पॉलीमर में ओनली सिंगल पॉलीमर ही कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है तो इसको होमोपॉलीमर ऐसे कहते हैं। यानी कि इसमें कितने मोनोमर रहेंगे, तो एक ही मोनोमर रहेगा। अगर एक ही मोनोमर कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है तो इसको होमोपॉलीमर ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलीमर है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा मोनोमर अगर रिपीट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कोपॉलीमर ऐसे कहते हैं। उसका एग्जांपल पे पेट यानी पॉली इथाइलिन टेट्राप्थलेट, पॉली इथाइलिन टेट्राप्थलेट। तो ये क्या है, तो एक कोपॉलीमर है। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर की अगर हम बात करते हैं तो वो लीनियर भी हो सकते हैं या ब्रांच भी हो सकते हैं या क्रॉस लिंक भी हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के एग्जैक्टली पॉलीमर हो सकते हैं। पॉलीमर एक्वायर प्रॉपर्टी एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ मोनोमर। तो मोनोमर कौन सा है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि जो पॉलीमर है तो पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी। हमने पॉलीमर लिखे हैं या मोनोमर लिखे हैं। तो पॉलीसैकेराइड किससे बना रहता है, तो ग्लूकोज से बना रहता है। सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज से बना है, यानी उसका मोनोमर ग्लूकोज से ही है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन बनाते हैं। वैसे बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ आके क्या बनाते हैं, तो सेल्यूलोज बनाते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ आके क्या बनाते हैं, तो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। या पॉलीमर लिखे या मोनोमर लिखे, तो डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी डीऑक्सी राइबोज फॉस्फेट एक साथ आते हैं और क्या बनाते हैं, तो डीएनए बनाते हैं। वैसे ही आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी कौन से, राइबोज फॉस्फेट के एक साथ आते हैं और आरएनए बनाते हैं। और जो रबर होता है तो बहुत सारे एक्चुअली उसका जो मोनोमर रहता है वो है आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन यानी CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बहुत सारे मोनोमर एक साथ आते हैं और जो भी नेचुरल जो रबर है तो वो रबर बनाते हैं।